तो हमने जो है आप लोगों को पहले इसके बताया कि किस तरीके से ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट हुआ पूरे वर्ल्ड में। और अब हम थोड़ी सी बात कर लें इंडिया के बारे में कि इंडिया में क्या चीज़ रही। देखिए इंडिया में उस समय अगर हम जब डेवलपमेंट हो रहा था या आया तो उस समय राजा महाराजा यहाँ पर हुआ करते थे और वो लोग उन लोगों को व्हीकल्स का बहुत मतलब गाड़ियों का बहुत शौक था। और जहाँ तक हमें याद है कि सबसे पहले अगर साइकिल भी जब आई थी तो इंग्लैंड से सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के लिए साइकिल यहाँ पर आई थी। तो राजा साहब अमेठी यहाँ के थे, उन्होंने उनके लिए मंगाई थी। और इसी तरीके से अगर हम कार के बारे में बात करें तो जो कार थी वो जितने भी राजा महाराजा थे बहुत शौकीन थे वो रथ पर चलने के लिए, और रथ पर चलते थे और घोड़ों पे चलते थे। लेकिन जब कार आ गई और उन्होंने कार के बारे में कार को देखा तो वो बहुत ही अट्रैक्ट हुए और उन लोगों ने जो है उस समय बहुत कार परचेज़ की। और उनको जो है अलग अलग तरीके के जितने भी मॉडल निकलते थे वो सब चाहिए होते थे। आप देखिए जा कर के कभी हम तो गए हैं एक बार काशी में, जो काशी नरेश थे उनके महल में आप देखिए जा कर के जो म्यूज़ियम टाइप का बना हुआ है तो बहुत सारी कारें खड़ी हुई पुराने समय की जो अंग्रेज़ों के समय में जो उन्होंने खरीद रखी थी। उसी तरीके से सभी राजा महाराजा खरीदते थे। तो जब कारें बढ़ती गई तो उनमें जो है प्रॉब्लम भी आती गई है। प्रॉब्लम आती गई तो उस समय जो पार्ट्स होते थे वो जो है वो इंग्लैंड से मंगाए जाते थे या जहाँ से वो गाड़ी परचेज़ की गई है वहाँ से मंगाए जाते थे। तो अब वहाँ से मंगाने पर कॉस्टली पड़ते थे। तो यहाँ पर हिंदुस्तान मोटर्स ने और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने, इन लोगों ने जो है करीब 1942 के आसपास इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने की एक कोई इंडस्ट्री खोलें। और इन लोगों ने लार्ज स्केल पर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने की जो है इंडस्ट्री खोली। जो जो कभी भी जैसे कोई राजा महाराजा कहीं जा रहे हों या उनकी व्हीकल ख़राब हो गई हो तो उसको उसमें कोई भी पार्ट बदलना हो या करना तो जो भी वो बनाते थे वो अपना उसको आसानी, क्योंकि ज़्यादातर जो भी ख़राब होने वाले पार्ट थे वो बनाया करते थे। भाई ये तो जो डेवलपमेंट हुआ इनका, जो बाद में इन्होंने कार बनाना शुरू किया, ये काफ़ी समय के बाद इसके हुआ। और 1945 के आसपास जो महिंद्रा एंड महिंद्रा थी, जब महिंद्रा का सबसे ज़्यादा स्कोप आप देखते हैं आजकल बहुत सारी व्हीकल्स महिंद्रा एंड महिंद्रा की हैं। और जो प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया एक व्हीली कंपनी थी उसके साथ मिल कर के व्हीलीज के साथ, और एक जीप इन्होंने बनाना शुरू किया। तो जो जीप का जो प्रोडक्शन हुआ वो मतलब काफ़ी लार्ज स्केल पर जीप बन रही थी उनकी। जो ये टाइप था ये बहुत ही अच्छा टाइप था और उन्होंने जीप बनाना शुरू किया और काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। फिर बाद में आती है बात जो कॉमर्शियल व्हीकल्स थे और गुड्स के लिए जो है अगर लोगों को लाने ले जाने के लिए लार्ज स्केल पर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए या सामान के लिए या लोगों के लिए सबसे पहले जो सोचा वो टाटा ने सोचा। और टाटा ने जो है उस समय मर्सिडीज़ बेंज की टेक्नोलॉजी ली, वहाँ से उनसे टेक्नोलॉजी परचेज़ की, एक टाई अप किया। और टाई अप करने के बाद उन्होंने जो है सबसे पहले जो गुड्स व्हीकल है या कैरियर व्हीकल्स हैं उनको बनाना शुरू किया टाटा ने। और इस तरीके से फिर धीरे धीरे उस समय फिएट कार आई जो प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड के ने बनाना शुरू किया था। और उसी समय जो है उसके बाद फिर जो ये लॉन्च हुई ये महिंद्रा एंड महिंद्रा तो अपनी जीप बना ही रहा था। और जो कारें हुई उसमें एम्बेसडर भी आ गई। और एम्बेसडर और फिएट बहुत दिनों तक रही, ये इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा चली। लेकिन 1985 के आसपास जो है ये यहाँ पर इटली के सहयोग से मारुति ने जो है एक मारुति इंडिया मारुति और सुजुकी और ये इटली में जो है इसके जो है एक ब्रोकर कह लें हम, वो रहते थे और उनके साथ मिल करके और सुजुकी के साथ टाई अप कराया मारुति का। और मारुति सुजुकी में जो जब टाई अप हुआ तो उसमें जो है यहाँ पर मारुति कार सबसे पहले लॉन्च हुई। और यहाँ देखा गया कि एक छोटी कार थी और उस ज़माने में इसकी जो कॉस्ट थी वो करीब 50,000 रुपीज़ के आसपास की थी। लोगों ने देखा कि एक छोटी कार बड़ी सुंदर सी कार, और हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे उस समय देखते थे उस कार के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते थे, बड़ा आश्चर्य होता था।
और धीरे धीरे क्या हुआ कि इस चूँकि ये और भी कारों से सस्ती थी, जो दो कारें और कंपटीशन में थी इसके, और लोगों ने जो है अब ये आम आदमी की पहुंच तक आ गई कार, जो कि अब सस्ती थी और इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी की थी, तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब मारुति कैप्चर करने लगी इसमें। तो ये इंडियन मार्केट इस तरीके से कैप्चर हुई। तो ये तो हमने बात बताया कि जो बेसिक हमारे देश में किस तरीके से कैसे ऑटोमोबाइल में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ मारुति के बाद, फिर और भी नई नई कंपनियां आना शुरू हुई और डेवलपमेंट अब आप देख रहे हैं। आज बहुत सारी कारें हैं, एक बहुत लार्ज वैरायटी है कार की, जिसमें एक्सयूवीज भी हैं, छोटी कारें हैं, बड़ी कारें हैं, हर तरीके की मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स हैं, ये सब बन रही हैं। आज तो सड़क पर जो है इतनी व्हीकल्स हो गई हैं जिसमें आप देखेंगे तो सड़कें छोटी पड़ रही हैं व्हीकल्स के सामने। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इतना तो हमने आपको हिस्ट्री बता दी, समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि अब हम इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो कोई अभी तक तो जो भी चीज़ें हमने बताया आपको, तो इसमें ये बताया कि डेवलपमेंट कैसे रहा। तो अब हमें अब इसके साथ आगे बढ़ना है, अपनी इंजीनियरिंग के साथ नई टेक्नोलॉजी, जो इस समय की जो टेक्नोलॉजी है उसको जानते हुए और उस पर क्या हम एडवांसमेंट कर सकते हैं, एडवांसमेंट करने के साथ साथ क्या ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं, जिसमें हमारे लिए फ्यूल इकोनॉमी भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में भी हम इसमें सोचेंगे, और उसके साथ साथ हम नए डेवलपमेंट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक अच्छी ऑटोमोबाइल के बारे में हम बात करें, आगे एक अच्छी कार के बारे में हम बात करें, तो उस पर क्या क्या चीज़ें आप रिक्वायरमेंट सोच सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक अच्छी कार में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हमारे ख्याल से जो आप लोगों को ये होगा कि साहब तेज़ गाड़ी चले, या हाँ ठीक है, बात बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए सबसे पहली बात तो आती है कि जो भी आजकल जो देखा जा रहा है ऑटोमोबाइल के डेवलपमेंट में या उसके डिज़ाइन में, वो सबसे पहले हम सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, और इसी सेफ्टी की कॉस्ट भी है। आप देखिए कि जो गाड़ी जितनी ज़्यादा सेफ है वो उतनी ही ज़्यादा कॉस्टली है। सेफ डिज़ाइन, क्योंकि हम वहाँ पर क्या होता है, सेफ्टी बेल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सेफ्टी बैलून्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कभी भी गाड़ी लड़े तो वो बैलून जो है ओपन हो जाए, और जिससे जो है वो उस पर जो ड्राइवर हो या जो भी उस पर चलाने वाला हो वो बच जाए, या उसके साथ जो बैठे हुए लोग हों वो बच जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उसको जो है उसके कंफर्ट के साथ साथ सेफ्टी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। दूसरी बात क्या आती है, ईजियर टू ड्राइव, आसानी से सब लोग ड्राइव कर लें। अब ये ना हो कि आप इतनी ज़्यादा उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी डाल दें या उतने ज़्यादा उसके अंदर फंक्शंस डाल दें कि एक सिंपल कॉमन मैन है या एक ले मैन है, वो या एक थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा एक ड्राइवर है, वो उसको यूज़ ना कर पाए या सारे फंक्शंस को वो ना अच्छी तरीके से ऑपरेट कर पाए। प्रयास ये किया जा रहा है कि हम एक ऐसे फीचर इस तरीके से डालें कि जो जिसमें थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा आदमी उसको अच्छी तरीके से समझ जाए। ईजी टू ड्राइव, सेफ ड्राइविंग, और साथ में क्या हो रहा है, और जितना मैक्सिमम कंफर्ट है, क्योंकि जितना कंफर्ट देंगे उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, तो कंफर्ट भी उसके लिए डाला जा रहा है। वहाँ पर कंफर्ट की आसानी से हम गाड़ी अगर चलाएं या हम व्हीकल पर बैठें, पैसेंजर हो या ड्राइवर हो, वो कितनी भी दूर लेकर के उसको निकल जाए, किसी तरह की उसको तो कोई थकान ना हो। हमारे जो डिज़ाइन पर्पज़ में है या जो इंजीनियरिंग का जो हमारा मेन मोटो है, वो इन सब के लिए होगा कि जब भी कभी हम व्हीकल डिज़ाइन करें या सोचें तो सबसे पहला पॉइंट हमको सेफ्टी लेकर के चलना होगा। दूसरा ईजियर टू ड्राइव, तीसरा कंफर्ट, कि आसानी से हम उसको जो है चला सकें, दूर तक ले जा सकें, और सबसे ज़्यादा एक उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि जो व्हीकल होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ भाई, हम अगर दूर जाना चाहते हैं तो ये ना हो कि वो कहीं पर बंद हो जाए, उसका इंजन कहीं काम करना बंद कर दे या कहीं पर उसमें अंदर कोई खराबी आ जाए, तो हम जो है जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच ही ना पाए टाइम से, या फिर हम किसी ऐसी अनसेफ जगह पर जो है वो इंजन रुक जाए जहाँ पर जो है हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम आ जाए। भाई अगर कहीं मान लीजिए जंगल में कहीं पर वो इंजन रुक गया, रिलायबिलिटी अगर उसकी डाउन हो गई, या कहीं पर जो है वो ब्रेक डाउन आ गया, तो वहाँ पर जो है चोरों से खतरा है, डकैतों से खतरा है, जंगली जानवर से खतरा है, या रात में कहीं पर अगर इस तरीके से कोई ब्रेक डाउन आया तब प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए कि कोई चलते चलते गाड़ी एकदम से अचानक रुक जाए, वो सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है।
और उस केस में अगर किसी भी कंपनी की गाड़ी में अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है लगातार, तो वो कंपनी डाउन होनी है, ये 100% मान के चलिए। क्योंकि वो जो चलाने वाला है वो उस गाड़ी को फिर नहीं रखना चाहेगा अपने साथ, क्योंकि कोई भी अनसेफ नहीं रहना चाहता। तो ये चीज़ें उसके साथ यहाँ पर है। तो अब हमारा ये पर्पस क्लियर है कि हमको जब भी कभी एज एन इंजीनियर डिज़ाइन के बारे में सोचना है, नई व्हीकल के बारे में, तो फ्यूल इफिशियंसी के बारे में हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा, उसकी अल्टरनेटिव फ्यूल्स के बारे में सोचना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन उसके इस समय बढ़ रहा है इन्हीं व्हीकल्स के कारण, वो सोचना पड़ेगा। फिर हमें उसके बाद सोचना पड़ेगा वो सेफ होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमको ये सोचना पड़ेगा कि वो ईजियर टू ड्राइव हो, आसानी से हम उसको ड्राइव कर सकें, सारे फंक्शंस उसके हम यूज़ कर सकें, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद कंफर्ट पर हम आ जाएंगे, और फिर उसके बाद जो आएगा वो रिलायबिलिटी, ये वो उस पर जल्दी से ब्रेक डाउन ना आए। वो रिलायबिलिटी के वजह से तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसका एक अलग टॉपिक है, कभी हम इसके बारे में बताएंगे तो बताएंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल अभी हम जो मेन टॉपिक है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम कुछ इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑटोमोबाइल की क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि कैसे इसको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन वैसे तो बहुत बड़ा पार्ट है, हम इसको समराइज करके थोड़ा सा हम इस तरीके से बताएंगे कि आपको जो है ये मेन चीज़ें इसकी समझ में आ जाए कि क्या होती है अकॉर्डिंग टू पर्पस। सबसे पहले अगर आते हैं तो हम जो क्लासिफिकेशन आता है वो अकॉर्डिंग टू पर्पस, हम किस पर्पस के लिए ऑटोमोबाइल को यहाँ पर देख रहे हैं, जो बनी हुई है वो किस तरीके से, तो उसमें पर्पस में बहुत सारी होती है। जैसे एक पैसेंजर कैरियर्स, सबसे मेन पर्पस ये हो गया कि एक आदमी को या इंसानों को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कार हो गई, जीप हो गई, इन सब चीज़ों का। और दूसरा हो गया गुड कैरियर्स। ये दो ही पर्पस है हमारे पास भाई। हमें तो या तो जो है हम स्वयं जाना चाहेंगे, अपने साथ के लोगों को ले जाना चाहेंगे, या तो सामान को ले जाना चाहेंगे, यही दो चीज़ें होंगी। तो पर्पस के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन तो पर्पस के हिसाब से। अब जो गुड्स के लिए अगर आया तो गुड्स पे जो क्लासिफिकेशन आ रहा है गुड्स कैरियर्स में, वो क्या ट्रक्स है, जीप्स है, और जीप में भी आप लोग देखते हैं, और ट्रेन्स हैं, ये सब सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। दूसरी तरीके से आता है, अब ये तो पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन जो आता है वो फ्यूल के लिए आता है। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल के हिसाब से कैसे भाई, आप देखते हैं पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी भी होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ पेट्रोल से चल रही हैं, डीजल से चलने वाली। क्लासिफिकेशन सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन तो आप यही देख रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ी है, या पेट्रोल इंजन है आपका, या डीजल इंजन है, सबसे पहले यही तो पूछा जाता है। उसके बाद गैस से चलने वाली, गैस से भी आप देखते हैं सीएनजी से चलती है, एलपीजी से चलती है गाड़ियाँ, वो सारी चीज़ें हो गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक से चलने वाली व्हीकल है ना, तो और स्टीम से भी चलने वाली, स्टीम से पहले चलती थी, पहले स्टीम इंजन लगा करके भी चलाया जाता था, लेकिन अब स्टीम इंजन चूँकि आउट ऑफ डेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते थे, और उसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी। इसकी वजह से अब स्टीम इंजन को जो है ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। तो अब ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आप देख रहे हैं, और अब इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स भी आ रही हैं। आप देख रहे हैं नया डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, नई खोजें हो गई, और उसमें जो है अब इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार भी आ गई है, बायोडीजल से चलने वाली कार आ गई है। तो ये सब ये जो इधर उसमें यूज़ हो रहे हैं उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन। तो दूसरा क्लासिफिकेशन ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज्ड, तो कौन सा फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं। अब तीसरे तरीके का जो क्लासिफिकेशन आता है वो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कैपेसिटी के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैपेसिटी में क्या हो गया, एक हाई ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसमें आप देखते हैं बहुत लंबी गाड़ी है, जिसमें कई कारें या मोटरसाइकिल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा रही हैं, वो कैपेसिटी के हिसाब से हो गया। लो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया, एक इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे छोटे छोटे ट्रक्स आप देखते हैं जिसमें जो है ईंटा है, मोरंग है, बालू है, वो सब लदी हुई हैं, वो सारी चीज़ें वो। और उसके बाद ये सब ये क्या आते हैं, ये एलटीवी में आते हैं, लो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। और वो जिसमें जो है बड़ी बड़ी चीज़ें हम लेकर के जाते हैं, जो आपको हाईवे पर मिलेंगे, वो सब हाई ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं। और उसके बाद फिर जो है लाइट मोटर व्हीकल्स आती हैं, छोटी मोटर व्हीकल्स जिसको हम लोग चलाते हैं। तो लाइट मोटर व्हीकल्स में कार हो गई, जो सिंपल लोग डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम कुछ एक्सयूवीज भी हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये तो ये कैपेसिटी के हिसाब से है, तीसरे तरीके का था ये। अब एक और तरीका है कि हम ड्राइव के हिसाब से कैसे इसका क्लासिफिकेशन करें कि किस तरीके से हम इसको चलाते हैं।
तो ड्राइव में देखो ऐसा होता है कि जो हमारे यहाँ सिस्टम है, अब ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ड्राइव दो तरीके की ड्राइव होती है। जब भी हम कभी सड़क पर चलते हैं तो हम लेफ्ट चलते हैं, और हम जो बैठते हैं हम चलाने के लिए हम लेफ्ट साइड चलते हैं, और बैठते हैं हम राइट साइड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। लेकिन बाकी जगहों पर जैसे जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो होता है वो राइट साइड नहीं बैठता, जो ड्राइवर होता है वो लेफ्ट साइड बैठता है, और वहाँ पर उल्टी तरीके से चलाया जाता है गाड़ी, जैसे यहाँ पर लेफ्ट चलते वहाँ राइट। तो ये होता क्या है कि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है या राइट हैंड, वो स्टीयरिंग के हिसाब से, वो अगर आप स्टीयरिंग में अगर किसी भी व्हीकल में आप राइट साइड बैठ रहे हैं तो वो राइट हो गया, लेफ्ट साइड बैठ रहे हैं तो लेफ्ट हो गया। तो इस तरीके से। और फ्लूइड ड्राइव भी होता है। फ्लूइड ड्राइव के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपसे अभी आगे चल करके। फिर ये तो एक तो ड्राइव हो गया। अब हम एक अगले तरीके का क्लासिफिकेशन बताते हैं आपको। वो क्या क्लासिफिकेशन है? वो है अकॉर्डिंग टू व्हील एंड एक्सल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हील एंड एक्सल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे? इसलिए देखो, 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, 3 व्हील ड्राइव, इस तरीके से, तो जिसमें 3 पहिए लगे हों, वो तो देखो ऐसे होगा तो वो 2 व्हीलर, जिसमें 2 पहिए की गाड़ी होगी। 3 व्हीलर, जिसमें 3 पहिए की गाड़ी होगी, जो ऑटो हो गई। 2 पहिए की गाड़ी हो गई, जो हम लोगों की मोटरसाइकिल हो गई, मोपेड हो गई, सारी चीजें हो गई। 4 व्हीलर सारी कारें आप देखते हैं, जीप जितनी भी है सब एक्सयूवी सब 4 व्हीलर में आती है, जिसमें जितने पहिए हो उसके हिसाब से हम उसको जो है क्लासीफाई कर दिए। लेकिन ड्राइव का एक अलग कंसेप्ट है। ड्राइव में जो बता रहे थे, ड्राइव में होता क्या है कि अगर इंजन की पावर, अगर मान लीजिए 4 व्हील ड्राइव है तो इंजन की पावर कितने पहियों पे जा रही है? अगर इंजन की पावर आगे के 2 पहियों पे जा रही है या पीछे के 2 पहियों पे, केवल 2 पहियों पे जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी? वो 4 व्हीलर तो है लेकिन वो 2 व्हील ड्राइव है। वो क्या है? 2 व्हील ड्राइव। और अगर इंजन की पावर चारों पहिए पे जा रही है, ज्यादातर जो सेना में चलने वाली गाड़ियां होती हैं, पहाड़ पे चढ़ने वाली गाड़ियां होती हैं, उनमें 4 व्हील ड्राइव होती है। तो उसमें अगर चारों पहियों पे जा रही है तो वो क्या हो जाएगी? 4 व्हील ड्राइव हो जाएगी। तो जितने पहिए पर इंजन की पावर जा रही है उसके हिसाब से उसको हम बोलते हैं उतने व्हील ड्राइव, ठीक है। तो वो कितने व्हील ड्राइव हो गए? जैसे हम लिखे यहाँ पर कि 4x2 या 4x4, इसको ऐसे लिखते हैं 4x2। तो 4 इसका मतलब 4 व्हीलर है वो, और x2 का मतलब क्या? वो दो पहिए पर ही केवल उस पर पावर जा रही है, या तो आगे वाले पे या तो पीछे वाले पे। तो वो 2 व्हील ड्राइव हो गई, है ना। अगर 4x4 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या? वो 4 व्हीलर है और चारों पहिए पर इंजन की पावर जा रही है, वो 4x4 लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब ये तो ये आ गया। अब अगला क्लासिफिकेशन जो आता है वो अकॉर्डिंग टू सस्पेंशन आता है। सस्पेंशन के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करेंगे? सस्पेंशन में एक तो कन्वेंशनल सस्पेंशन होता है, वो पुराने तरीके का, जैसे आप लोग देखते हो ना कि वो जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें वो ऊपर का जो सस्पेंशन लगा होता है, इसमें लगा होता है, लीफ स्प्रिंग पे लगा हुआ होता है। तो ऐसे ही पुराने समय में जो गाड़ियां बनती थी वो क्या होता था? वो लीफ स्प्रिंग पर नीचे का जो पहिया और ये जो फ्रेम होता था, उसके ऊपर की जो बॉडी होती थी वो लीफ स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई होती थी। तो ये कन्वेंशनल टाइप का हो गया। ये तो ये इस तरीके का हो गया। ये लीफ स्प्रिंग यहाँ पर यूज होती है। दूसरा होता था इंडिपेंडेंट टाइप, जिसमें क्या होता है? कॉइल स्प्रिंग जुड़ी हुई होती थी, ठीक है। कॉइल स्प्रिंग यहाँ था, शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ होता है। और अब ये सब ज़्यादातर जो होता है क्या, इस तरीके की जो ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है वही यूज़ हो रहा है ना। तो अब ये तो सस्पेंशन सिस्टम के बारे में हमने बात किया, और ये सारे क्लासिफिकेशन, ये करीब 6 तरीके के क्लासिफिकेशन आए। पहला क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू पर्पस। दूसरा क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज्ड। तीसरा क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। चौथा क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू ड्राइव। पांचवा क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू व्हील एंड एक्सल, मतलब पावर सप्लाई, कितने व्हीलर है। और छठा क्या हुआ? पांचवा के बाद छठा क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू सस्पेंशन। तो इस तरीके से ये इसका क्लासिफिकेशन रहा। अब हम आगे अगली क्लास पे बताएंगे।